नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी प्रकार के काम करने वाले लोग रहते थे। जैसे कोई खेती करता था तो कोई लकड़ी काट कर लाता था, कोई लकड़ी की वस्तुएं बनाता था, तो कोई जूते चप्पल सिलता था, तो कोई कपड़े सिलता था और कोई सब्जियां फल बेचता था। ऐसे सब एक दूसरे पर निर्भर रहते थे और सब मिलजुल कर भी काम करते थे। ऐसा ही था भरत, जो एक कुम्हार था, जो मिट्टी के बर्तन और घड़े बनाकर गांव वालों को बेचता था। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ कमला रहती थी। एक दिन की बात है। अरे बेटा भरत, क्या हुआ? आज बर्तन नहीं बना रहे हो तुम? माँ, बर्तन तो बनाना है पर मिट्टी खत्म हो गई है। अभी मिट्टी ही लेने जाने वाला हूँ। हाँ जाओ जाओ, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। आज मुझे आने में बहुत देर हो जाएगी। मिट्टी लाने के लिए नदी पर जाने वाला हूँ। नदी के पास की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तन बहुत बढ़िया बनते हैं उस मिट्टी से। ठीक है। भरत अपनी बैलगाड़ी में कुदाल और बाकी सामान रखकर नदी के पास जाने लगता है। वो नदी पर जाकर मिट्टी खोदने लगता है। तभी वहाँ उसका दोस्त बनवारी आता है, जो एक लकड़हारा था। अरे बनवारी, आज जंगल जाने की जगह पर नदी पर कैसे आ गए हो? आज नदी के पास लकड़ी तोड़ने का विचार है क्या? नहीं भाई भरत, नदी के पास तो सब हरे भरे पेड़ हैं। इन्हें काटकर क्या फायदा? मुझे तो सूखे पेड़ चाहिए होते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी अभी यहाँ कैसे आ गए? अरे, जा तो जंगल में ही रहा था, लेकिन उस पुराने किले की वजह से रुक गया। तुम्हें तो पता है, जंगल में जो किला है वो कितना डरावना है। हाँ, मैंने भी सुना है कि उस किले से डरावनी आवाजें आती हैं। हाँ, मैं कल रात को उस जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गया था, तब मैंने वो आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई गधा जोर जोर से रेक रहा है। उसके बाद छन छन की आवाज आ रही थी। उस किले के अंदर से अचानक रोशनी निकल रही थी, जो उसकी जमीन के नीचे से आ रही थी। क्या? जमीन के अंदर से रोशनी? हाँ, वो डरावनी आवाजें और वो रोशनी देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं जैसा गया था वैसा ही भाग कर आ गया। अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं लकड़ी तोड़ने के लिए। ये तो सही नहीं है। अगर उस पुराने किले की वजह से गांव वालों की जंगल में आवाजाही बंद होने लगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरे गांव जाने का रास्ता भी तो उसी जंगल से होकर जाता है। हमारे गांव के कितने लोगों को उस जंगल के रास्ते ही व्यापार करने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। हाँ, तुम्हारी बात सही है। ये तो अलग ही समस्या हो जाएगी। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन गांव का एक किसान हरिया, जो अपने अनाज को दूसरे गांव में बेचने के लिए अपनी बैलगाड़ी पर बेचने जा रहा था, उस किले के पास से वो जा रहा था। हरिया उस किले को देखता है और अरे वाह, कितना बड़ा किला है ये, और इस किले से रोशनी कहाँ से आ रही है? बहुत रात हो गई है। एक काम करता हूँ, आज रात यहीं इस किले में आराम कर लेता हूँ। सुबह उठकर आगे गांव के लिए चला जाऊंगा। ऐसा विचार करके हरिया अपने बैलगाड़ी से बैलों को छोड़कर किले के बाहर एक पेड़ से बांध देता है। फिर हरिया उस किले के अंदर आ जाता है। हरिया उस किले को अंदर से बहुत ध्यान से देखने लगता है। किला बहुत बड़ा और अच्छे से कीमती वस्तुओं से सुशोभित किया हुआ था। वो किला बहुत पुराना था, लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना। फिर भी अंदर से वो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो अंदर से इतना पुराना होगा। उस किले में कई कीमती वस्तुओं के साथ पत्थर की कई मूर्तियां भी थी। उस मूर्तियों को देखकर लगता था कि जैसे उन्हें किसी ने तराश कर वहाँ रख दी हो। ये किला तो जितना बाहर से सुंदर लगता है, उससे ज्यादा तो अंदर से खूबसूरत है। लोग तो बेकार में ही इस किले को देखकर डरते हैं। मैं इतनी देर से यहाँ हूँ, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी है। पता नहीं किसने ये अफवाहें फैलाई हैं कि इस किले से अजीब आवाजें आती हैं। वाह, अब तो मैं जब भी बाहर गांव के प्रवास पर निकलूंगा,
इस किले में रुककर ही आराम करूंगा। हाँ, इसका तो फर्श भी कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि मैं इस किले का राजा हूँ। हरिया अपने आप से ऐसे ही बात कर रहा था कि तभी उस किले की जमीन के एक हिस्से रोशनी बाहर आने लगती है। हरिया उस रोशनी को देखता रहता है। अचानक वो जमीन फट जाती है और उस जमीन के अंदर से बहुत बड़ा खजाना बाहर आता है। हरिया उस खजाने को देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, कितना बड़ा खजाना है ये खजाना मेरे यहाँ आने के बाद ही बाहर आया है। इसका मतलब ये मेरे लिए ही यहाँ प्रकट हुआ है। अच्छा हुआ कि मुझे यहाँ आने की बुद्धि आई। इससे पहले कितनी बार मैं इस किले के पास से गुजरा हूँ, पर कभी यहाँ रुका नहीं था। आज मेरी किस्मत बदलने वाली है। ये इतना बड़ा खजाना पाकर तो मेरी 7 पुश्तें धनवान बन जाएंगी। हमें तो कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरिया बहुत ज्यादा खुश होकर उस खजाने को हाथ लगाने लगता है। तभी अचानक एक गधे की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। हरिया डर कर जाता है और उधर इधर देखने लगता है। हरिया अचानक पत्थर की एक मूर्ति में बदल जाता है। अगले दिन गांव की एक औरत भावना जंगल में फल तोड़ने के लिए गई हुई थी। तब वो पेड़ से बंधे हुए बैल और बैलगाड़ी में अनाज की बोरियां देखती है। बैलगाड़ी के पास कोई नहीं होता। ये देखकर वो भागकर गांव में आती है और सबको ये बात बता देती है। देखा, मैंने कहा था ना कि उस जंगल में कुछ है। उस किले के पास जाना सही नहीं है। पर वो बैलगाड़ी किसकी होगी? कौन है जो गायब हुआ होगा? अरे, कल मैंने हरिया को अपनी बैलगाड़ी पर जाते हुए देखा था। कहीं वो गाड़ी हरिया की तो नहीं? हाँ, हरिया भाई तो बहुत बार अपने अनाज को दूसरे गांव में बेचने के लिए जाते हैं। हो सकता है कि वही हो। पर फिर हरिया ने अपने बैलों को पेड़ों से क्यों बांधा होगा? और उसकी अनाज से भरी बैलगाड़ी भी वहीं पड़ी है। इसका क्या अर्थ हुआ? कहाँ गया होगा हरिया? किसी ने उसे लूट तो नहीं लिया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ दिन के बाद सब गांव वाले हरिया की बात को भूल जाते हैं, लेकिन गांव से और भी कुछ लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। एक दिन भरत कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो भरत? माँ, नदी के पास की मिट्टी गांव के दूसरे लोग भी ले जाते हैं, इसीलिए अब वहाँ ज्यादा मिट्टी नहीं बची है। मुझे मिट्टी लेने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। कहीं और? पर कहाँ? वही विचार कर रहा हूँ। कुछ देर सोचकर विचार करके भरत कुदाल लेकर चल पड़ता है। वो बहुत घूमता है और फिर जंगल के पास चला जाता है। शाम हो रही थी, इसलिए अब अंधेरा शुरू हो गया था। भरत एक अच्छी जगह देखकर मिट्टी खोद लेता है और उस मिट्टी को ले जाने लगता है। तभी वो भी उस किले के पास से गुजरता है। भरत देखता है कि किले के पीछे एक कुआं है और उस कुएं के पास एक गधे को किसी ने बांधा हुआ है। वो गधा भरत को देखकर चिल्लाने लगता है। अरे, इस गधे को यहाँ किसने बांधा होगा? यहाँ पर इसके आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है। ये इतना चिल्ला रहा है, लगता है कि इसे प्यास लगी है। भरत उस कुएं के पास आता है और कुएं से पानी निकालकर उस गधे को पानी पिलाता है। फिर वो हरी भरी घास गधे को खिलाता है। घास खाने के बाद भी गधा अपने गले की रस्सी को छोड़ने का प्रयास कर रहा था। भरत रस्सी खोलता है, तभी अचानक रहस्यमय तरीके से गधा बोलने लगता है। तुमने मुझे इस बंधन से छोड़ा है, परंतु अपने भाग्य के बंधन को कैसे छोड़ोगे? उस गधे को इंसान की भाषा बोलते हुए देखकर भरत डर जाता है। वो पीछे पीछे जाने लगता है। तब मुझे देखकर तुम भयभीत हो रहे हो, ये मैं समझ रहा हूँ, परंतु तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। पर तुम बोल कैसे सकते हो? और बांधकर कौन चला गया था? मुझे यहाँ किसी ने नहीं बांधा था। ये बंधन मैंने खुद अपने आप को बांधा था। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि अपने बंधे हुए भाग्य को कैसे खोलोगे? मेहनत करके।
मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं श्रम करके अपने भाग्य को बदल कर रहूंगा। वो सब तुम्हें बाद में पता चलेगा, अभी तुम मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर गधा भरत के आगे चलने लगता है। भरत उसके पीछे जाने लगता है। दोनों उस किले के पास पहुंच जाते हैं। गधा उस किले के अंदर जाने लगता है। तब अरे, तुम इस किले के अंदर क्यों जा रहे हो? सुना है कि ये किला बहुत डरावना है। हाँ, डरावना तो है, पर यही तुम्हारे भाग्य के बंद ताले को खोल सकता है। चलो मेरे साथ। भरत विचार करते हुए उस गधे के पीछे उस किले के अंदर चला जाता है। भरत किले को अंदर से देखकर चौंक जाता है, क्योंकि आज तक उसने उस किले के बारे में जो भी बात सुनी थी, किला उससे बिल्कुल विपरीत था। जो किला डरावना है, ये सुनकर भरत आज तक जंगल में नहीं आ रहा था। वो किला अंदर से इतना सुंदर होगा, ये उसने कभी कल्पना नहीं की थी। ये किला तो कितना सुंदर है, कितनी कीमती वस्तु है इस किले में। ये किला तो बहुत मजबूत भी है और इसमें कई कमरे भी हैं। हाँ, ये किला लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और एक राजा ने इस किले का निर्माण किया था। किला शत्रुओं से सुरक्षित रहे, इसीलिए इसे इतनी मजबूती से बनाया गया है। इस किले का हर एक कमरा किसी महल जैसा भव्य है। मैंने तो आज तक इतना सुंदर किला नहीं देखा। मेरा दोस्त बनवारी तो कह रहा था कि इस किले से डरावनी आवाजें आती हैं, किसी गधे के रोने की और भी कुछ। हाँ, ये सही है, परंतु वो आवाजें सबको सुनाई नहीं देती हैं। तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम सब समझ जाओगे, कुछ देर रुक जाओ। भरत उस किले के सौंदर्य को देख ही रहा था। वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे पत्थरों की मूर्तियां पड़ी हैं। ये पत्थर की इतनी सारी मूर्तियां यहाँ कैसे हैं? ये मूर्तियां प्रतीक है मानवीय प्रवृत्ति का। तुम इतनी गहन बातें क्यों करते हो? तुम्हारी किसी भी बात का मैं कोई अर्थ नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं बस इतना समझ गया हूँ कि यहाँ जरूर कोई ऐसा रहस्य है जो अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बोलने वाला गधा, एक किला जो डरावना प्रतीत होता है पर अंदर से सुंदर है। तभी गधा जमीन पर अपने पैर पटकने लगता है और तभी अचानक किले के एक जगह से जमीन के अंदर से रोशनी बाहर आने लगती है। भरत उस रोशनी को देखने लगता है। अरे, ये जमीन के अंदर से रोशनी कैसी आ रही है? हाँ, मेरे दोस्त ने कहा था कि इस किले के अंदर जमीन के नीचे से रोशनी आती है। बस अब देखते जाओ क्या होता है। कुछ ही क्षणों में उस जमीन के अंदर से वही खजाना बाहर आता है। उसमें बहुत बड़े खजाने को देखकर वो रोशनी इस खजाने की थी। ये इतना बड़ा खजाना तुम्हारे लिए है। क्या? इतना बड़ा खजाना, वो भी सिर्फ मेरे लिए? हाँ, ले जाओ, ये सब खजाना तुम्हारा है। तुमने मुझे पानी पिलाया, घास खिलाई, उसका भुगतान है ये खजाना। गधे की बात सुनकर भरत उस खजाने के पास जाता है। गधा अब ध्यान से देखने लगता है। भरत उस खजाने में हाथ डालकर बस एक मुट्ठी धन बाहर निकालता है। फिर मेरे लिए इतना धन पर्याप्त है, मुझे और धन नहीं चाहिए। गधा देखता ही रह गया। क्या? बस इतना सा धन लिया है तुमने? एक मुट्ठी? हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं मेहनत करने पर विश्वास करता हूँ। तुम मुझे खुशी से कुछ देना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारा मान रखने के लिए ये धन ले रहा हूँ। बाकी मुझे इस खजाने का कोई लालच नहीं है। भरत की बात सुनकर वो गधा अचानक से एक साधु में बदल जाता है। भरत साधु बाबा को प्रणाम करता है। ये सब क्या है साधु बाबा? मैं अब तुम्हें सब बताता हूँ। कुछ सालों पहले की बात है। महाराज शमिंद्र अब बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। वो एक दिन साधु बाबा से मिले और साधु बाबा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने आज तक बहुत श्रम और पराक्रम करके
मेरे राज्य की उन्नति की और उसे प्रगति पद पर अग्रसर किया है। आज मेरी पूरी प्रजा सुखी है और ईमानदारी से अपने अपने कार्य करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है सिवाय एक बात के। ऐसी कौन सी बात है महाराज? साधु बाबा, मैंने आज तक कई शत्रुओं से युद्ध करके बहुत सारी संपत्ति अर्जित की है। उनके राज्यों का खजाना मेरे राजखाने में जोड़ दिया है। अब मेरे राजखाने में इतना खजाना जमा हो गया है कि उसे कहीं रखने की जगह तक नहीं है। मैंने अपनी पूरी प्रजा में खजाने का एक हिस्सा बांट दिया। उसके बाद भी बहुत सारा खजाना अभी शेष है। मेरी प्रजा भी लोभी नहीं है, अपना धन अर्जित करने में विश्वास रखती है। इस कारण से वो कभी भी उस खजाने का अधिक लाभ नहीं लेगी। मुझे अब उस खजाने की चिंता हो रही है। अब आपके कहने का अर्थ मेरी समझ में आ रहा है। आपको ये चिंता है कि आपके जाने के बाद कोई उस खजाने को प्राप्त करके उसका दुरुपयोग ना करे। हाँ साधु बाबा, यदि किसी को पता चल गया कि मेरे पास इतना खजाना है तो कोई मेरे राज्य पर आक्रमण करके मेरी प्रजा और राज्य को हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए आप कुछ कीजिए। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस खजाने का रक्षण करें। ठीक है महाराज, मैं अपनी विद्या से इस खजाने को इसी किले की जमीन में दबा देता हूँ। जब भी कोई लालच से भरा व्यक्ति इस खजाने को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तब वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा। साधु बाबा अपनी विद्या से उस खजाने को जमीन के अंदर दबा देते हैं। कुछ दिनों के बाद महाराज की मृत्यु हो जाती है। साधु बाबा, लेकिन इस सब में वो गधा कहाँ है और आप अचानक उस गधे से साधु बाबा कैसे बन गए? ताकि उस खजाने का लालच मुझे ना हो, इसीलिए अपने आप को एक गधे में बदल लिया था। मनुष्य को धन का लालच हो सकता है, किसी प्राणी को नहीं। इसीलिए मैंने अपने आप को गधे के शरीर में बदल दिया था। मैंने जब उस खजाने को छुपाया था, तब मंत्र पढ़ते समय मुझसे एक गलती हो गई थी। इस कारण से वो खजाना रोज जमीन के ऊपर आता था। पर जब भी कोई उस खजाने को अपने स्वार्थ और लालच से हाथ लगाता, तब वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता। तुमने थोड़ा सा भी लालच नहीं किया, एक मुट्ठी धन लिया, और वो भी मेरा मान रखने के लिए। इसीलिए तुम पत्थर में नहीं बदले। अब भरत को सब सच पता चल गया है। भरत, तुम एक सज्जन व्यक्ति हो, इसीलिए अब इस खजाने की रक्षा तुम करोगे। मैं इतने सालों से ऐसे ही किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस खजाने की रक्षा पूरी ईमानदारी से करोगे, और यदि कभी तुम्हारे मन में लालच आ गया तो इस खजाने की मिट्टी बन जाएगी। और एक आवश्यक बात, तुम जो एक मुट्ठी धन लेकर जा रहे हो, उससे तुम्हें कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। तुम्हारा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। भरत साधु बाबा को प्रणाम करता है और मुट्ठी भर धन लेकर घर आ जाता है। उस दिन के बाद से भरत रोज उस किले में जाकर उस खजाने की रक्षा करने लगता है। भरत को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। एक गांव में भीमा नाम का एक बहुत ही गरीब मुची रहता था। भीमा का कोई दुकान या ठेला नहीं था। वो रास्ते पर बैठकर लोगों के जूते चप्पल सिलता था। गरीब होते हुए भी भीमा बहुत ईमानदार था, और शायद उसकी ये ईमानदारी ही इसकी गरीबी का कारण थी। एक दिन शाम के समय उसके पास आशीष नाम का एक आदमी आता है और भीमा, ये मेरी मोजड़ी सिल कर दो। हाँ हाँ मालिक, बस थोड़ी देर, अभी सिल कर देता हूँ, आप बैठिए। वहीं एक पेड़ के नीचे रखे हुए एक आसन पर आशीष बैठ जाता है।
भीमा आशीष की मोजड़ी सिलने लगता है। कुछ देर के बाद मोजड़ी बनकर तैयार हो जाती है। भीमा ने मोजड़ी ऐसी सुंदर तरीके से सिल दी थी कि कोई भी कुछ नहीं कह सकता था कि इस पर सिलाई की गई है। ये देखकर अरे वाह भीमा, तुमने तो मोजड़ी बहुत अच्छी तरह से सिल दी है। सिलाई कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है और मोजड़ी कितनी मजबूत बन गई है। तुम सच में बहुत अच्छे कारीगर हो। ये लो तुम्हारे दाम। भीमा आशीष से दाम लेता है। भीमा दाम गिनता है तो वो थोड़े ज्यादा होते हैं। अरे मालिक, आपने बहुत ज्यादा दाम दे दिए हैं। हाँ, तुम्हारे इस अच्छे काम से खुश होकर मैंने तुम्हें ज्यादा दाम दिए हैं। नहीं मालिक, ये लीजिए, ये बचे हुए दाम। मैंने जितना काम किया है उतना ही दाम लेना उचित है। अगर ज्यादा दाम लूंगा तो अपने ही काम से बेईमानी करूंगा। तुम सिर्फ अच्छे कारीगर नहीं हो, उससे भी कई ज्यादा अच्छे व्यक्ति हो। देखना, एक दिन बहुत तरक्की करोगे। ऐसा कहकर आशीष अपने बचे हुए दाम लेकर चला जाता है। भीमा बहुत देर तक और कोई ग्राहक आने की राह देखता है, लेकिन कोई नहीं आता। फिर भीमा अपना सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद उसकी पत्नी, आ गया, आज कितनी कमाई हुई, थोड़ा अनाज खरीद सकूं, उतने पैसे तो मिले हैं ना? नहीं, आज भी उतने पैसे नहीं मिले हैं। आज दिन भर सिर्फ एक ही ग्राहक आया था और वो भी अपनी मोजड़ी सिलवाने के लिए। आज भी किसी ने नए चप्पल जूते नहीं बनवाए हैं। तो उस एक ग्राहक से तो आप थोड़े पैसे मांग सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। नहीं, उल्टा उसने खुश होकर थोड़े ज्यादा दाम दिए थे, वो भी मैंने उसे वापस कर दिए। हे भगवान, कैसे आदमी से पाला पड़ा है मेरा। अरे उस आदमी ने खुश होकर ज्यादा पैसे दिए थे तो आपको रख लेने चाहिए थे ना। इसमें तो आपकी ईमानदारी को कोई ठेस नहीं पहुंचती। नहीं सरिता, तुम तो जानती हो कि मैं बेईमानी का एक पैसा भी नहीं लेता। बेईमानी तो आखिर बेईमानी ही होती है। फिर वो खुद करूं या किसी के खुशी से दिए हुए पैसे को रख लूं। और कभी भी अपने काम से बेईमानी ना करने का व्रत है मेरा। आपका ये व्रत होगा, लेकिन आपके इस व्रत की वजह से मैं और मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। उसका क्या? घर में कितना कम अनाज बचा है, मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को कैसे भूखा रखूं? मैं तो उन्हें ये सपना दिखा रही थी कि तुम्हारे बापू शाम को ज्यादा पैसे लेकर आएंगे, उसके बाद मैं जाकर बहुत सारा अनाज लेकर आऊंगी और तुम दोनों को पेट भर खाना खिलाऊंगी। लेकिन आज भी अनाज मेरे बच्चों को आधे पेट रहना पड़ेगा। सरिता ऐसे ही बड़बड़ाते हुए बचे हुए आटे से 2 रोटियां बनाती है और दोनों बच्चों को एक एक रोटी खाने को देती है। भीमा को आशीष ने दिए हुए दामों से घर के लिए जरूरत की चीजें नहीं मिल सकती है, ये सरिता जानती थी। इसलिए वो अगले दिन अपनी पड़ोसन सुमित्रा के पास आती है और सुमित्रा भाभी, थोड़ा आटा और चावल मिल जाते तो बहुत मेहरबानी हो जाती। जब इन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे तब मैं आपका अनाज लौटा दूंगी, लेकिन अभी के लिए थोड़ा कुछ मिल जाता तो बच्चों का पेट भर जाता। अरे तुम तो हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर जाती हो और तुम्हारे पति के पैसों का क्या बता रही हो? अरे वो दिन भर बैठा हुआ होता है रास्ते पर, लेकिन पैसे तो मिलते नहीं है। अरे हमारे में भी देने की कोई सीमा है। अभी के लिए थोड़ा अनाज दे देती हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है, फिर मत आना मांगने को। सुमित्रा अनजाने में ही सही, लेकिन सरिता का अपमान करके उसे अनाज दे देती है। सरिता अपने बच्चों के लिए उस अपमान को झेलती है और सुमित्रा से अनाज लेकर घर आकर उसे पकाकर बच्चों को खिला देती है। अगले कुछ दिन भीमा को कोई अच्छा काम नहीं मिलता है और ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं। सुमित्रा का दिया हुआ अनाज भी खत्म हो जाता है। फिर आज घर में अनाज का एक भी दाना नहीं, मेरे बच्चे भूखे हैं। पड़ोसियों ने तो पहले ही कहा है कि अब अनाज मांगने मत आओ। अब तो मैं पड़ोसियों से भी कुछ मांग नहीं सकती, आप कुछ कीजिए। हाँ, मैं आज शाम तक देखता हूँ, कुछ पैसे मिल सकते हैं तो। शाम तक रुकने का समय नहीं है, आप अभी जाइए और कहीं से भी खाने का कोई प्रबंध करके आइए। आज तक मैंने आपसे गरीबी के प्रपंच में आपका साथ दिया, खुद भूखा रहकर अपना सबका पेट पाला, पर अब बस मुझसे ये सब गरीबी झेली नहीं जा रही है। मैं कह देती हूँ आपको कि दोपहर के खाने के समय तक आपने हमारे खाने का कोई उपाय नहीं किया तो मैं अपने बच्चों को लेकर घर से कहीं चली जाऊंगी।
सरिता गुस्से में ये सब कह रही थी। भीमा भी समझ रहा था कि सरिता का गुस्सा बेकार नहीं है। आज तक उसने मेरा बहुत साथ दिया है। भीमा घर से निकलता है और किसी से उसे पैसों की मदद होती है क्या, ये देखने के लिए अपने दोस्तों के दरवाजे को वो खटखटाने लगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है। ऐसे ही वो चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है। अरे, मैं तो जंगल में पहुंच गया हूँ। अब मैं सरिता और बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कैसे करूँगा? क्या करूँ? आज मुझे किसी भी तरह खाने का प्रबंध करना ही होगा। भीमा विचार करने लगता है और इधर उधर देखता है। तब उसे उस जंगल में फलों से लदे हुए पेड़ दिखाई देते हैं। वो फल देखकर भीमा खुश हो जाता है। अरे वाह, यहाँ तो कितने फल हैं। मैं इन फलों को तोड़कर अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूँ। ये ताजे और रसीले फल खाकर बच्चे भी खुश हो जाएंगे। चलो, अभी ये फल तोड़ लेता हूँ। भीमा पेड़ पर चढ़ता है और फल तोड़ लेता है। सभी फल एक टोकरी में रखकर भीमा खुश होकर अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक साधु दिखाई देते हैं। भीमा फलों की टोकरी नीचे रखता है और साधु बाबा को प्रणाम करता है। प्रणाम साधु बाबा, लगता है कि आप बीमार हैं। आपका चेहरा बहुत मायूस लग रहा है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मैं बीमार नहीं हूँ, बस मेरे पैरों के घाव के कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ। भीमा साधु के पैरों को देखता है। साधु के पैरों में कई सारे पत्थर और कांटे चुभने की वजह से छाले पड़े हुए थे और उन छालों की वजह से उन्हें चलना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर साधु बाबा, आपके पैरों में तो बहुत छाले पड़े हैं। आप चलिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। वहाँ आपके पैरों में लेप लगा देता हूँ, आपको आराम मिलेगा। तुम सही कह रहे हो पुत्र, परंतु मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो तुम्हारे घर तक कैसे जाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए साधु बाबा, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा लेता हूँ। फिर भीमा साधु को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और फलों की टोकरी पर सर रखकर अपने घर चला जाता है। भीमा साधु बाबा को आंगन में बिठाकर फलों की टोकरी सरिता को दे देता है। सरिता, ये लो, तुम और बच्चे ये फल खा लो, और अगर ये फल खत्म भी हो जाएं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और फल लेकर आऊंगा। आप इन साधु बाबा को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अरे हम खुद ही तो 2 समय की रोटी नहीं खा पाते हैं, तो इन्हें भोजन खिलाकर इनकी सेवा कैसे कर पाएंगे? मैं उनके पैरों का इलाज करने के लिए उन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। फिर भीमा साधु बाबा के पैरों को धोकर साफ करता है और उनके पैरों में फंसे हुए कंकड़ और कांटों को निकाल देता है। फिर उनके पैरों पर जड़ी बूटी का लेप लगाता है। उस लेप से साधु बाबा को आराम मिलता है। भीमा साधु बाबा को फल काट कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन भीमा साधु बाबा की सेवा करता है। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ पुत्र। अब मेरे पैर ठीक हैं और अब मैं अपने अगले प्रवास के लिए जाने के लिए सज्ज हूँ। साधु बाबा, जाने से पहले मैं आपको एक भेंट देना चाहता हूँ। बाबा, ये चप्पल लीजिए। ये घास की चप्पल पहनकर वन में जाइए, आपको एक भी कांटा नहीं चुभेगा। भीमा बहुत प्यार से साधु बाबा को वो चप्पल देता है। उसका वो प्यार भरा आग्रह देखकर साधु बाबा का दिल भर जाता है। पुत्र, तुम्हारे इस प्रेम भाव ने मेरे जैसे सन्यासी का भी हृदय भर दिया है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। साधु बाबा, मैं गरीब मोची हूँ। मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है कि मैं आपकी उचित सेवा नहीं कर पाया। मैं तो आपको इससे भी अच्छी खड़ावा भेंट देना चाहता था, लेकिन अभी मैं इस घास की ही चप्पल बना पाया हूँ। तुम्हारी ये भेंट मेरे लिए बहुत अनमोल है पुत्र। तुम एक कुशल कारीगर हो। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी इस कला से बहुत बड़े अधिकारी बनोगे। तुम जब भी कोई नया निर्माण करोगे तो उसे देखकर कोई भी उसे खरीदने से मना नहीं कर पाएगा। तुम्हारी इस कला से तुम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो जाओगे। साधु बाबा चले जाते हैं। उस दिन के बाद भीमा का काम बढ़ जाता है। उसके बनाए हुए जूते, चप्पल और मोजड़ियों की बहुत अच्छी मांग आने लगती है। उसी समय उस राज्य के महाराज सत्यदेव बूढ़े हो गए थे और अब वो अपने बड़े बेटे राजकुमार नीलकंठ को राज्य का नया राजा घोषित करने वाले थे। मंत्री जी,
जल्दी ही राजकुमार नीलकंठ का राज्याभिषेक होने वाला है, इसीलिए उनके लिए नए राज मुकुट का निर्माण कीजिए और उस मुकुट में हमारे राज्य में जो 2 अनमोल हीरे हैं उन्हें भी जड़ दीजिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री जी नए राज मुकुट बनाने के निर्माण का कार्य एक प्रसिद्ध सोनार को दे देते हैं। जो हीरे उस मुकुट में जड़ने वाले थे वो एक खास कक्ष में रखे गए थे। मंत्री वो हीरे लेने जाते हैं, तभी उन्हें छोटे राजकुमार भावेश मिलते हैं। राजकुमार, आप इस कक्ष के पास क्या कर रहे हैं? मंत्री जी, आप भूल रहे हैं कि हम इस राज्य के राजकुमार हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, परंतु इस कक्ष में आने की अनुमति सिर्फ महाराज को है, उनके बिना यहाँ कोई नहीं आता है, इसीलिए पूछ रहा था। हमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर राजकुमार भावेश चले जाते हैं। तभी महाराज का आदेश आता है और मंत्री जी भी चले जाते हैं। 2 दिनों के बाद मंत्री जी जब हीरे लेने जाते हैं तब हीरे उस कक्ष में नहीं होते हैं। महाराज वहां आते हैं और मंत्री जी, राज मुकुट बनने में कितना समय है? महाराज, राज मुकुट बन ही गया है, बस उसमें हीरे जड़ने बाकी हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वो हीरे कक्ष में नहीं हैं। क्या वो हीरे कहाँ जा सकते हैं? इस कक्ष में तो कोई नहीं आता है। हाँ महाराज, परंतु उस दिन जब मैं वो हीरे लेने आया था तब राजकुमार भावेश यहाँ आए थे। उसके बाद आपने मुझे बुलाया और मैं इस कक्ष में नहीं गया। इसका अर्थ है कि नीलकंठ का राज्याभिषेक रोकने के लिए भावेश ने ही वो हीरे चुराए हैं। हो सकता है महाराज। महाराज राजकुमार नीलकंठ और राजकुमार भावेश को बुलाते हैं, साथ ही कुछ सेवकों को भी बुलाते हैं। पिताजी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? राजकुमार नीलकंठ, कल आपको राजमुकुट पहनाना है और उसी राजमुकुट में जड़ने वाले हीरे किसी ने चुरा लिए हैं। तो मेरा यहाँ क्या काम है पिताजी? मुझे आपने क्यों बुलाया है? मैं तुम्हारे दुष्ट हेतु को जानता हूँ भावेश। आपके कहने का अर्थ स्पष्ट है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ही वो हीरे चुराए हैं। यदि ऐसा है तो आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। फिर महाराज सेवकों को राजकुमार भावेश की तलाशी लेने को कहते हैं। सेवक तलाशी लेने लगते हैं। भावेश को पता होता है कि सेवक के पास हीरे नहीं बरामद कर सकते हैं, इसलिए वो निश्चित होता है। सेवक पूरी तरह तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें हीरे कहीं नहीं मिलते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है। रुको भावेश, तुम कुछ भी कर सकते हो। अपनी मोजड़ी दिखाओ। इन मोजड़ियों में भी हीरे छुपाए हुए हो सकते हैं। पिताजी, भावेश ऐसा क्यों करेगा? तुम नहीं जानते नीलकंठ, भावेश खुद राजा बनना चाहता है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मेरी ये मोजड़ी बहुत मजबूत है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसे फाड़ सकता है। यदि किसी मोची ने इसे फाड़ा तो उसे इन मोजड़ियों को पहले जैसे बनाकर देना होगा, ये मेरी शर्त है। महाराज मंत्री को आदेश देते हैं और मंत्री राज्य के मोचियों को बुलाते हैं। बहुत सारे मोची आकर राजकुमार भावेश के मोजड़ियों को फाड़कर उन हीरों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन मोजड़ियों को नहीं फाड़ पाता है। ये देखकर मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी ये मोजड़ियाँ विशेष प्रकार से बनाई गई हैं। किसी भी सामान्य मोची में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो आसानी से इसे फाड़ सके। मंत्री जी, हमारे राज्य में ऐसा एक भी मोची नहीं जिसे ये मोजड़ी फाड़ने में सफलता मिले। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। महाराज, अब बस एक ही मोची बचा है जिसका नाम है भीमा। सुना है कि वो बहुत अच्छे जूते और चप्पल बनाता है। मैंने उसे यहाँ आने का आदेश दिया है, बस वो आता ही होगा। कुछ देर के बाद भीमा राजमहल में आता है। उसे आया हुआ देख भीमा, तुम इस मोजड़ी को फाड़ सकते हो? भीमा उस मोजड़ी को ध्यान से देखता है और हाँ महाराज। भीमा की बात सुनकर भावेश चौंक जाता है। तो जल्दी से ये मोजड़ी फाड़ कर देखो,
कि इसके अंदर हीरे छुपाए हुए हैं या नहीं। बस ये बात याद रखना कि ये मेरी सबसे प्रिय मोजड़ी है। इस मोजड़ी को तुम्हें मुझे फिर से पहले जैसा बनाकर देना पड़ेगा, नहीं तो तुम दंड के भागी बनोगे। भीमा अपने हाथ में एक धार वाला पतला चाकू लेता है और हाथ जोड़कर साधु बाबा का स्मरण करता है। साधु बाबा के आशीर्वाद से वो उस मोजड़ी को फटाफट काटने लगता है। उसकी वो कला देखकर महाराज के साथ मंत्री और दोनों राजकुमार देखने लगते हैं। कुछ ही देर में भीमा दोनों मोजड़ियों को बीच में से काट देता है और उन मोजड़ियों से वो मूल्यवान हीरे बाहर आते हैं। भीमा उन हीरों को महाराज के हाथ में रखता है। देखा नीलकंठ, मैंने कहा था ना कि ये दुष्ट भावेश कुछ भी कर सकता है। हाँ, मैं नहीं चाहता था कि नीलकंठ राजा बन जाए। मुझे राजा बनना था, इसीलिए मैंने ही वो हीरे चुराए थे। परंतु राजा बनने का अधिकार तो बड़े बेटे का ही होता है। तुम्हारी ये इच्छा अनुचित है। भीमा, तुमने आज हमारी बहुत बड़ी मदद की है। ये लो तुम्हारा इनाम। महाराज सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली भीमा के हाथ में रखते हैं। फिर मोची, मेरी मोजड़ी फिर से ठीक करो, नहीं तो दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। तुम इसे दंड नहीं दे सकते भावेश। दंड का प्रसंग ही नहीं आएगा महाराज। फिर भीमा वो मोजड़ी इस प्रकार से सील देता है और राजकुमार भावेश को दे देता है। सब उस मोजड़ी को देखते रह जाते हैं। अरे वाह भीमा, तुम तो सच में एक कुशल कारीगर हो। तुम्हारी इस कला को मेरा सादर प्रणाम है। नहीं मंत्री जी, ये सब तो साधु बाबा के आशीर्वाद का परिणाम है। भीमा, तुम्हारी इस कला को देखकर हम तुम्हें राजमहल का अधिकृत मोची घोषित करते हैं। आज से राजमहल के सदस्यों के लिए तुम ही चप्पल, जूते और मोजड़ी बनाया करोगे और उसका उचित मूल्य तुम्हें मिलेगा। साथ ही इस राजधानी के नगर में तुम्हारे परिवार की रहने की व्यवस्था हो जाएगी और राजकुमार भावेश को दंड स्वरूप तुम्हारी सहायता करने का आदेश हम देते हैं। महाराज की ये बात सुनकर भीमा को बहुत खुशी होती है। वो घर जाता है और ये खुशखबरी सरिता को बताता है। सरिता भी बहुत खुश हो जाती है। साधु बाबा का आशीर्वाद फलद्रूप हो जाता है। भीमा अपने परिवार के साथ राजधानी में आता है और अब राजसेवक बनकर प्रसिद्ध हो जाता है। राजकुमार नीलकंठ का राज्याभिषेक हो जाता है और वो नया राजा बन जाता है।